हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान और उन सब का एग्ज़ाम आ गया था और उसमें जियांग चैंग को तो कुछ भी नहीं आता और पर वी और सब लोग किताबें खोल के बैठ गए। बट उसे एक पल देखने के बाद ही उन सबको नींद आ रही थी। तो बड़ी मेहनत करके 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे और बुक झेकी नहीं जाती तो वो बुक बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं तो RM उन सब का रिविज़न करवा रहा था, जिसे कराने का उसका तरीका बहुत यूनिक और बहुत अच्छा था और प्रैक्टिकल तरीके यूज़ करके वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था। ये वेओशान उन सबसे कहता है कि ये काफ़ी नया तरीका है, नहीं तो सारी टीचर्स ओल्ड वे यूज़ करते हैं। और एक फेमस डायलॉग कि तुम लोग इस साल फेल होने वाले हो और तुम गधों से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये डायलॉग इतना सुन चुके हैं कि अब लगता है हर स्टूडेंट को ये सुनने की आदत हो चुकी होगी। उन्हें बड़े ढंग से पढ़ाता है, जबकि कोई और टीचर आके तो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारी दूसरी क्लास को देखो, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है और तुम बिल्कुल निढल्ल है। और वही टीचर उस क्लास में जाके कहेगा कि अपनी पड़ोसी क्लास को देखो कि वो कितनी अच्छी है और तुम्हारी क्लास निठल्ली। पता नहीं इन टीचर्स को दो मुँह साफ बन के कौन सा मज़ा आता है। यहाँ पे ये लोग बैठ के यही गप्पे लड़ाए थे। आरम आके उनके सामने टेबल पे बुक मारता है और कहता है अगर तुम्हारी बातें हो गई हो थोड़ा नोट्स पे भी ध्यान ले लो। वो लोग कहते हैं कि हाँ बस वही तो कर रहे हैं। उनका स्कूल जैसे तैसे ख़त्म होता है और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर हॉट डैशिंग हैंडसम 3 अल्फाज खड़े हैं, जिन्हें देख के सारे ओमेगा शाउट कर रहे हैं और उनमें यही गॉसिप हो रही है कि ये लोग कौन है और किससे मिलने हैं। यहाँ पे वो लोग गॉगल्स पहन के खड़े हुए थे, अपना गॉगल बहुत ही स्टाइल में उतारते हैं और उसके बाद वो लोग वेओशान और उसके ग्रुप को देखने लगते हैं। वेओशान, जियांग चैंग, जे-होप, शुगा और कुकी वहाँ से चले जाते हैं और देखते भी नहीं उस और जिसके बारे में इतने सारे लोग बात कर रहे थे। वो लोग तरस गए कि बस एक बार देख लो, बस एक बार। यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं और हम तुम्हें देख रहे हैं, बस एक बार देख लो। बट उनमें से किसी ने भी नहीं देखा। और उसके जाने के बाद RM आता है और कहता है कि भूल जाओ, इतनी जल्दी वो लोग तुमसे नहीं पटेंगे। विक कहता है कि हमें अंडरस्टैंड मत करें। RM कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अंडरस्टिमेट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। अब्रॉड से लेकर यहाँ तक आ गए और आज तक कुछ कहने की ही हिम्मत नहीं आ सकी। तीनों एक साथ कहते हैं कि हमें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। RM पूछता है क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया है। वो तीनों ही एक साथ कहते हैं कि हमने अंकल से बात कर ली है कि हमारी इन सब की स्टडी होने के बाद इनके पेरेंट्स से शादी के लिए बात करें। RM कहता है अगर इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो। विक कहता है कि हमने इनके बारे में हर डिटेल मालूम है और मेरे को कुकी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब कुछ जानता हूँ। अगर उसे किसी भी चीज़ से एलर्जी है मैं वो तक जानता हूँ, वो कौन सा मेडिसिन खाता है मैं वो भी जानता हूँ। सो मैं उसका परफेक्ट हस्बैंड बनने के बिल्कुल काबिल हूँ। ये बात सुन के वहाँ पे जिन कहता है कि मैं भी जस्ट परफेक्ट हूँ, मैंने अपने जे-होप के लिए कुकिंग सीख के रखी हुई है और मैं डांस जानता हूँ, मैं हैंडसम हूँ और उसके लिए अब से मैंने अपने प्लेबॉय की हरकतें छोड़कर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। जिमिन कहता है कि मैं तो जस्ट परफेक्ट वन हूँ, बस इन लोगों को गाइडेंस ही दे रहा हूँ और वो अपने बाल में हाथ फैलाता है। वो दोनों उसको मारते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं बोल रहा था कि मैं एक होम हस्बैंड बनने की पूरी तैयारी कर रहा था ताकि मेरी वाइफ को कभी भी मुझसे ना वो सैड ना हो। मैं तो उसके लिए मैजिक ट्रिक भी सीख रहा हूँ ताकि अगर वो बोर हो तो मैं उसे मैजिक दिखा सकूँ। RM कहता है ओह माय गॉड, तुम लोग इतना सब कुछ कर रहे हो बट एक चीज़ छोड़ दी। वो लोग कहते हैं कि क्या। उनसे बात करने की हिम्मत आज तक कभी नहीं आई। लगता है तुम्हारी वाइफ को ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहता है तुम मुंह बंद कर ले, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। RM कहता है कि बकवास बंद करो और बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वे कहता है कि अंकल ने तुझे बुलाया है, हमें कोई एक ज़रूरी काम है, तुझसे बातें करनी है, तो अभी हमें चलना पड़ेगा। RM कहता है ओके। वो लोग कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वो घर में देखते हैं कि पहले के दिन से बहुत ज़्यादा ही शांति है और यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे RM अंकल से जाके मिलता है। अंकल उसे एक फ़ाइल सामने पकड़ा देते हैं। RM वो फाइल को देखने बाद कहता है ये कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो इसे जानते भी नहीं हैं। अंकल पहले अपना सर नीचे झुका लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं जानता हूँ, ये पर्सन एक बार हमारे साथ काम कर चुका है और ये हमारे कंपनी के साथ चीट कर रहा था, इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा ही बेइज्जत करके अपनी कंपनी से निकाल दिया था और उसके बाद से इसे कभी काम नहीं मिला और इसीलिए ये माफिया वर्ल्ड में आया था हमें हार्म करने के लिए। बट हम लोग माफिया वर्ल्ड में बहुत अच्छी पोजीशन रखते थे
हमेशा से ही हम पे अटैक करता है, बट कभी भी इसने ये सब नहीं किया। आरएम कहता है, अंकल हमें इसे उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए था जब इसने ये सब कुछ चालू किया था। ये वैन रूहान था जो ये हरकतें दे रहा था। चिरैन अब वो पास्ट याद करने लगते हैं कि ये वैन रूहान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वैन रूहान और लैंस चैन पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही हुआ करते थे। वैसे वो लोग इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे, बट ये नहीं कह सकते कि वो दोस्त नहीं थे, क्योंकि इनकी दोस्ती में जो ट्रस्ट था, पहले लोग इनकी बहुत ज़्यादा ही इज्जत करा करते थे। दोस्ती में कोई इतना ज़्यादा धोखा दे सकता है वो किसी को मालूम नहीं था। लैंस चिरैन ने वैन रूहान पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट किया था और उन्हें बहुत अच्छा फ्रेंड माना था, पर कोई दोस्त किसी दोस्त के पीठ के खंजर घोंप सकता है ये शायद उन्हें मालूम नहीं था। और दोस्ती का एक रूप उन्हें तब देखने मिला था जब वैन रूहान ने उन्हें धोखा दिया था। वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में थे, तब वैन रूहान ने उन्हें मरने के लिए छोड़ के चले गए थे और एक अनजान पर्सन उनकी जान बचाया था। उस अनजान पर्सन को वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि वो कौन था, बट उन्हें मिला नहीं। बट उन्हें उस समय इतना बड़ा धक्का लगा कि जिस पर्सन पे उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया वो उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। कोई पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय लैन कोरैन इतना ज़्यादा टूट चुके थे कि उनकी हालत कोई भी नहीं देख सकता था। वो जब उस सिचुएशन से ज़िंदा वापस आए तो सब लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों ने वैन रूहान को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि लैन कोरैन मौत के मुंह से वापस आए थे। बट सब लोग लैन कोरैन को ही दोष दे रहे थे और वैन रूहान उनके सामने एक बहुत अच्छा पर्सन बन गया था। वैन रूहान ने मिसअंडरस्टैंडिंग सबके बीच में इतना बुरी कर दी थी कि सब लोग लैन कोरैन को एक विलेन की तरह देख रहे थे। विलेन की भी कोई एक अच्छी इमेज होती है किसी के सामने, पर लैन कोरैन को बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलेट कर रहे थे। कारण लैन कोरैन समय के साथ साथ और भी ज़्यादा गुस्सैल और सबको अपने आप को उन्होंने सबके लिए इतना ज़्यादा कठोर बना दिया कि कोई भी उन्हें कभी भी तोड़ ना सके। इसलिए आज वो सबको इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि कोई भी उनके फैमिली में किसी को भी इतना ज़्यादा हर्ट ही नहीं कर पाए। अगर जो इंसान उन्हें हर्ट करना चाहे वो 1000 बार सोचे कि वो किसके पीछे है, क्योंकि हर्ट होने की भी लिमिट होती है। और लैन कोरैन ने जो अपनी लाइफ में फेस किया है वो नहीं चाहते कि उनके फैमिली में कोई भी और फेस करे और ये बातें वो कह के लोगों को सैड करे। ये सारी बातें सिर्फ लैन कोरैन के बड़े भाई और मैडम लैन ही जानते हैं और उन्होंने इन बच्चों को कभी ये इस बारे में बताया नहीं और लैन कोरैन कभी इन्हें ये बताने भी नहीं वाले। अगर कोरैन अब होश में आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस पर्सन से सावधान रहना, वो लोग कहते हैं ओके अंकल। अब इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है वेओशन की तरफ, जहाँ पे आज भी सब बॉडीगार्ड्स वेओशन का पीछा कर रहे थे और वेओशन मस्त वहाँ से चलते हुए जाता है और फिर कहीं से एक साइकिल उठाता है और साइकिल उठाने के बाद वो अचानक से फिर से कहीं गायब हो जाता है। वेओशन एक जंगल के रास्ते से जाता है। वैसे तो वो बहुत सुनसान पड़ता है और वहाँ पे कोई भी ओमेगा अकेले जाना पसंद नहीं करता है, बट यहाँ से वेओशन बड़े फुर तरीके से निकल जाता है और यहाँ पे ये बॉडीगार्ड फिर से ढूंढते ही रह जाता है। वेओशन जंगल के बीचों बीच जाके अपनी साइकिल खड़ी करता है और कहा वो वहाँ जाके एक जगह पे अपने हाथ के फिंगरप्रिंट्स स्कैन करता है और वहाँ पे एक डोर ओपन होता है। पहले गुफा की तरह लग रहा था और उसके अंदर जाते ही वहाँ पे तो बहुत बड़ा सा एक मेंशन बना हुआ है और उस मेंशन के अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कुछ तो साइंटिस्ट की ड्रेस में है। ये मेंशन है या फिर क्या, यही समझ नहीं आता। और उसके अंदर जाओ तो एक बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं जो कुछ बोल सकते हैं और कुछ उड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही न्यू एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। वेओशन के घर में भी किसी को नहीं मालूम वेओशन कहाँ जाता है, बट हाँ उन्हें इतना मालूम है कि वेओशन जहाँ पे भी है वो सेफ़ है और वो उन्हें हमेशा बताते रहता है कि वो कब तक घर आ जाएगा और वो सेफ है या फिर नहीं, उसने खाना खाया या फिर नहीं। वेओशन जैसे ही अंदर जाते जा रहा था हर पर्सन उसे रुक के ग्रीट करता है। वेओशन कहता है कि मुझे अभी मीटिंग करनी है। वो सब लोग वहाँ पे जल्दी से मीटिंग रूम में पहुँचते हैं। वेओशन के मेंशन वो कम ऐसा लग रहा था कोई ऑफिस है। वेओशन का उस मेंशन में हर पर्सन बहुत ज़्यादा ही बिजी था और वो सब कोई वहीं रहते थे। वहाँ पे अब आती है और वेओशन को कुछ फाइल्स रख देती है। वेओशन उन्हें चेक करने के बाद कहता है कि ये सब कुछ ठीक है और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप सब लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं।
वेंचिंग कहती है कि शुक्रिया तो तुम्हारा जो वैन क्लैन से निकालने के बाद तुमने हमें यहाँ पे रखा और हमें इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी। वहाँ पे एक अंकल कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी को मालूम चला कि तुम्हें सब कुछ मालूम है और उसके होते हुए भी तुम ये सब दिखा रहे हो, तुम्हारी लाइफ पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। अगर उन्हें मालूम चल गया कि इसके पीछे तुम हो, तुमने हमें बचाया है, तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। रोशन कहता है इससे बुरा वो क्या ही कर लेंगे कि उनके ज़िंदगी में मैं एक दुश्मन हूँ, और अगर वो उससे बुरा कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोशन ये कह के उन्हें कहता है कि आप लोग ठीक तो है ना, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पे आयुन बीमार हो गया है। कहती है कि अचानक से एनवायरनमेंट चेंज के कारण ऐसा हुआ है। यहाँ पे वेंचिंग, वैनिंग और ये सारे वैन्स, ये सारे एल्फ हैं। यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में एल्फ को कोई जानता नहीं है, बट वेओशियन इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है और इन एल्फ्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इस जंगल के अंदर कुछ ऐसे मैजिक्स हैं और कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसको आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। और वैन क्लैन इसके बारे में जानता है और इन सबको पाना चाहता है, और इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी वो सीक्रेटली करता आया है। पर इसके बारे में वेओशियन बहुत पहले ही जान गया था और उसने सीक्रेटली इन सबको यहाँ छुपा के रखा हुआ है। बट ये लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि वेओशियन इसके सिवा और भी कुछ जानता है, जिसके बारे में वेंचिंग और वैन क्लैन मेंबर्स को भी अभी नहीं मालूम कि वेओशियन इतना सब कुछ कैसे जानता है, क्योंकि एल्फ्स के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। और ये बच्चा कैसे जानता है, क्योंकि वेओशियन अब भी कोई ज़्यादा एज का नहीं है, वो सिर्फ एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। उनके साथ मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद वेओशियन कहता है कि आप में से कुछ टाइम तक यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और जो बाहर है उन्हें कह दो कि वो अंदर आ जाए, और सबको एक बार बिल्कुल परफेक्टली चेक करो, क्योंकि मेरे को मालूम चला है कि वैन क्लैन के किसी मेंबर ने यहाँ पे इन एल्फ्स के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है हमारी करेंट लोकेशन जानने के लिए, इसलिए सबकी बॉडी वापस चेकअप करी जाए। और वेओशियन ये मीटिंग ओवर करके आयुन के रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वो देखता है कि आयुन ने पूरा रूम फैला के रखा है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, और सब लोग उसे खाना खिला रहे हैं बट वो खा ही नहीं रहा है। वेओशियन कहता है कि आयुन तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। आयुन वेओशियन के पास जाता है और उसे श्यान बाबा कहता है। आयुन हमेशा से ही वेओशियन को श्यान बाबा कहता है और कहता है कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और कितने दिन हो गए हैं, आप मुझको ध्यान भी नहीं देते हो, आते हो और सब काम करने लगते हो और उसके बाद चले जाते हो। आप मेरे साथ खाना भी नहीं खाते, खेलते भी नहीं हो और बात भी नहीं करते। वेओशियन उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे श्यान बाबा अभी बिजी हैं, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और आयुन कहता है श्यान बाबा मेरे को आपको कुछ दिखाना है, और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों से थोड़ा सा मैजिक पावर निकालता है और एक मैजिक करके दिखाता है। वेओशियन कहता है कि आयुन ये तो बहुत अच्छा है, तुमने ये कहाँ से सीखा। आयुन कहता है कि मैंने खुद ने बनाया है। वेओशियन कहता है कि वाह तुमने एक मैजिक खुद से बनाया है, ये तो बहुत सही है। वेओशियन कहता है कि बट ध्यान रखना कि तुम अभी कभी भी बाहर नहीं जाने वाले हो। आयुन कहता है मैं बाहर नहीं जाता। वेओशियन उसका सीक्रेट डोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम वहाँ से बाहर जाते हो। आयुन कहता है श्यान बाबा वो मैं। वेओशियन कहता है कि अभी तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर बहुत खतरा है। ये मान जाता है। यहाँ पे ये सब लोग को वेओशियन ने सेव ज़रूर किया है, और आयुन वैसे तो 5 साल का है बट वो अपने एज से बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो चुका है, क्योंकि जब उसने अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को खोया, उसके बाद अपने क्लैन मेंबर्स को सफ़र करते हुए देखा, और उनकी लाइफ में जो डार्कनेस थी उसमें एक सनशाइन की तरह वेओशियन आया और उन सबको प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। आयुन वेओशियन को श्यान बाबा कहता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो हमेशा से जानता है कि वेओशियन कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है उन्हें सेफ रखने की और लोगों की नज़रों से उन्हें छुपाने की, और ये चाहता है कि कभी भी किसी को मालूम ना चले कि वो एल्फ्स हैं और वो ज़िंदा है, क्योंकि एल्फ्स कहते हैं वो लोग हार्ट निकाल लेते हैं और वो लोग उन्हें मारते भी नहीं, उनका हार्ट निकाल के पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट कोई पर्सन अपनी आंखों से देख के कितना दर्दनाक फील कर सकता है वो कोई नहीं जानता। वहाँ पे ये सब लोग इतनी बुरी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी कई अटैक्स हुए हैं और उसमें कई पर्सन घायल हुए हैं, पर कोई भी चैन से किसी को जीने ही नहीं देना चाहता। वैन क्लैन में सब जानते थे कि वैन क्लैन के 2 पार्ट थे, एक एल्फ वाला और एक नॉर्मल ह्यूमंस का। वो लोग हमेशा से साथ रहते थे, बट कुछ टाइम से ही
वो लोग आते हैं और जिंदा पर्सन के हार्ट निकालते हैं और लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से मारते हैं। बच्चे हो या फिर कोई और, वो लोग कभी नहीं देखते और सबको इतना पेनफुल डेथ दे रहे थे। इसलिए ये लोग वहाँ से भागे थे और भागने में ही इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। सब लोग बहुत ज़्यादा घायल थे और इसी में आयुवियन ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। बट उन्हें अपना लाइफ सेवर वेओशियन मिला, जिसने उन्हें यहाँ पे रखा हुआ है।